वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग फॉर फन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ख़त्म हो चुका है और हमें अपना रिफ़ंड का इंतज़ार है। आईटीआर भरने का जो स्टार्टिंग डेट होता है हमारा फॉर्म 16 इशू होने के बाद होता है और हमारा टैक्स टीडीआर जमा करने का लास्ट डेट होता है 15 मई। हर एक साल का 15 मई होता है। तो हम लोग लमसम जिसका भी टैक्स रिफ़ंड होता है उनका हम लोग 16 मई से इनकम टैक्स फाइल स्टार्ट करते हैं और जिनका कोई टैक्स नहीं कटा है वो नील टैक्स अभी से ही फाइल कर सकते हैं। यानी इनकम टैक्स फाइलिंग चल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स फाइल होगा 16 मई 2024 से। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। और आज मैं जिस मैटर में बताना चाहता हूँ वो है कि अभी जैसे एक नया फॉर्म आया है कि ऑप्शन फॉर्म, कि आपको न्यू टैक्स में रहना है कि ओल्ड टैक्स में रहना है। इस साल तो आईटीआर हम लोग भरेंगे, जिसको रिफ़ंड मिलना है उसको रिफ़ंड भी मतलब आएगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको कौन सा टैक्स पद्धति में भरने से आपको लाभ होगा इसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी पिछले साल हमारा वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम को एट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्लूड किया तथा उसके टैक्स स्लैब को भी चेंज किया। जो कि हमारा पहले का टैक्स स्लैब था 0 से 2.5 लाख तक नील टैक्स था, उसको अभी उन्होंने 0 से 3 तक को नील किया है। तो यहाँ भी 50,000 का बेनिफिट हुआ है और एक नया स्टैंडर्ड डिडक्शन आने के कारण वहाँ भी 50,000 का प्रॉफिट हुआ है एक न्यू टैक्स के अंदर, जो कि इससे पहले जो न्यू टैक्स रिजिम था उसमें ये नहीं है। अब चूँकि मैं ये वीडियो स्पेशल फॉर रनिंग स्टाफ के लिए बना रहा हूँ, जिनको कि एक अतिरिक्त किलोमीटर अलाउंस भी होता है। उसी के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा किन साथियों को कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे जो भी गार्ड है, लोको पायलट है या जो भी असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट, सब एक समय के बाद 4200 ग्रेड पे लेवल 6 में आते हैं, ठीक ना। हमारे गार्ड भी 4-5 साल बाद इस लेवल 6 में आते हैं। तो मैं पहला कैलकुलेशन 35,400 के ऊपर करता हूँ। 35,400 अगर किसी का बेसिक है तो उनका DA 25,155 रुपया होगा। एडिशनल अलाउंस 1125 रुपया होगा, प्लस किलोमीटर अलाउंस उसका 3,000 अगर मैं एग्जांपल मानता हूँ तो 15,750 रुपया होगा। लेकिन मैं उसको राउंड फिगर में 15,000 ही मानता हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत टाइम ऐसा होता है कि किलोमीटर 2800, 2700 या 3,000 के लमसम जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो किलोमीटर का 70% का जो छूट मिलता है या मैक्सिमम 10,000, तो इस कंडीशन में अगर मेरा 3,000 किलोमीटर होता है तो मुझे 10,000 का छूट मिलेगा। तो यानी मैं हर एक मंथ में किलोमीटर को 5,000 रुपया ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारे अलाउंसेस को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 35,400 का पेमेंट 70,000 के आसपास आता है। 70,000 इंटू 12 8,40,000, उसमें हमारे एक बोनस भी मिलता है लमसम 20,000, लगभग 8,60,000 के आसपास होता है। अब इसको मैं न्यू में भी एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ और ओल्ड में भी कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो न्यू में अगर मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ तो मुझे 50,000 के आसपास टैक्स कटता है। और मतलब ओल्ड में अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरा 80C जो है LIC, PPF, ट्यूशन फी, सुकन्या योजना, ये सारे सेविंग मिला के
प्लस एनपीएस का अमाउंट मिला कर अगर मेरा 2 लाख सेविंग है तब मेरा इनकम टैक्स 48,000 कटता है। लेकिन अगर मेरे पास एनपीएस छोड़ के और कोई सेविंग नहीं है, फिर ऐसी स्थिति में मेरा टैक्स लगभग 65,000 के आसपास काट लिया जाएगा। 65 से 75,000 तक काट लिया जाएगा अगर हमारे पास सेविंग एकदम ना हो तब। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम लोग को न्यू टैक्स लेना चाहिए कि ओल्ड टैक्स लेना चाहिए? अगर आपका बेसिक 35,400 से ज़्यादा है और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सेविंग नहीं है तब तो आप न्यू टैक्स में चल जाइए। अगर आपका बेसिक 35,400 प्लस है, जैसे 36,000, 38,000, 40,000, 45,000, तो आपको न्यू टैक्स में ही आपको लाभ होगा अगर आपका कोई सेविंग नहीं है तब। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप 1-2 साल या 5 साल के अंदर अगर होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये होम लोन का बेनिफिट न्यू टैक्स में नहीं है। अगर आपको ओल्ड टैक्स में सारा सेविंग मिला कर अगर 10,000 15,000 ज़्यादा टैक्स देना भी पड़ रहा है तो आप ओल्ड टैक्स में रहिए अगर आपको 5 साल के अंदर होम लोन लेना है तो। क्योंकि एक बार अगर आप न्यू टैक्स में चले जाते हैं तो आपको टैक्स तो कम लगेगा, लेकिन मैं भी ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 साल न्यू टैक्स भरने के बाद आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आने का ऑप्शन ही ना हो, आपका न्यू टैक्स रिजीम ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाए और ऑप्शन फॉर्म आपके आईटीआई साइट से हट जाए। तो इस तरह का कंडीशन भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपको होम लोन लेना है तो आप अभी ओल्ड टैक्स में रहिए, कुछ पीपीएफ सुकन्या में सेविंग कीजिए, अपना एटीसी 2 लाख कंप्लीट कीजिए और ओल्ड टैक्स में रहिए। और अगर आपके पास सेविंग कम है और आपको अभी 10 साल तक होम लोन लेने का कोई विचार नहीं है तो आप न्यू टैक्स में चल जाइए। वो 10 साल बाद देश का क्या स्थिति रहेगा, टैक्स व्यवस्था कैसा होगा, वो 10 साल बाद देखेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आपको न्यू टैक्स में ही लाभ होगा। उसके बाद हम लोग का जो इनिशियल ज्वाइनिंग करते हैं एएलपी, उनका ग्रेड पे होता है, उसके ऊपर भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। उनका ग्रेड पे 1900 होता है, लेवल 2 होते हैं, 19,900 उनका बेसिक होता है। तो 19,900 के ऊपर डीए हैं, डीए किलोमीटर अलाउंस है ना, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो भी उनका ग्रोस लमसम 45-50 के आसपास होता है। तो ऐसे तो वो न्यू टैक्स में भरेंगे या ओल्ड टैक्स में भरेंगे, दोनों ही कंडीशन में उनको टैक्स नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ऐसे दोस्तों को मैं बोलूँगा कि आप ओल्ड टैक्स में ही रहें, क्योंकि अगर आप कोई कारण से 5 लाख से पार हो जाते हैं तो आप अपना एनपीएस का डिडक्शन ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग नहीं, म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं, पीपीएफ में जमा कर सकते हैं, या आप अपना टैक्स को बहुत दिन तक आप टैक्स को ओल्ड टैक्स रिजीम में बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका स्लैब पार हो गया 7 लाख से और अगर आप न्यू में भर रहे हैं तो आपका टैक्स को बचाया नहीं जा सकता। और हमारा ये जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों लगभग सेम है। दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर आपको 7 लाख का छूट दिया गया है कि जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर 7 लाख 1 रुपया भी होता है तो आपको 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख के स्लैब में डाल दिया जाएगा। उसी तरह हमारा ओल्ड टैक्स में भी है कि आपको 5 लाख तक का, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होता है तो फिर आप 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख और प्लस 5 लाख से ऊपर का 20% टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। इसलिए मुझे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिसका लोअर बेसिक है उनको ओल्ड टैक्स ही चूज करना है, क्योंकि वो अपना सेविंग के माध्यम से अपना टैक्स को बचाया जा सकता है। अब हम इस पे भी जानकारी देंगे कि अगर हम ओल्ड टैक्स में कितना बेसिक तक टैक्स को बचाया जा सकता है। 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है।
ये हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम काम करता है, ये हमारा ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं करता। ये पहले उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करता है, फिर हमारा जो 80C प्लस NPS का डिडक्शन है उसको माइनस करता है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन को माइनस करता है, और अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंस है उसको माइनस करता है, और बहुत सारे स्पेशल है छूट, जिसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको टोटल इनकम बोलते हैं। उसके ऊपर मेरा टैक्स कैलकुलेट होता है। वो इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और हमारा ओल्ड टैक्स में 73 टाइप का सेविंग है जिसको कि समय पड़ने पर हम उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो न्यू टैक्स काम करता है वो ओनली ग्रॉस माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो हमारा इनकम बचा उनको ही टोटल इनकम मान लिया जाता है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो एग्जांपल, अगर किसी का ग्रॉस इनकम 7,50,000 है तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लिया जाएगा, तो वो न्यू टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम में उसका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा इनकम अगर 7,50,000 है और मैं ऑल टैक्स से अगर मैं फाइल करता हूँ तो मैं उसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 लाख रुपये 80C का सेविंग करके प्लस हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 करके मैं 5 लाख के नीचे आ सकता हूँ। यानी सेम इनकम रहने पर भी मुझे न्यू टैक्स में टैक्स लग सकता है। अगर मेरा बेसिक लोन बेसिक है और मैं 7,50,000 तक ही जाता हूँ मेरा ग्रोस, तो मुझे न्यू टैक्स से टैक्स लगेगा, उसमें किसी तरह छूट का प्रावधान नहीं है। लेकिन ओल्ड टैक्स में मैं चाहूँ तो अपना टैक्स लगभग 8 लाख तक इनकम तक का बचाया जा सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। और इसमें अगर किसी के मम्मी पापा का उम्र 60 साल से ज़्यादा है और अगर उनके ऊपर दवाई का खर्चा पर मंथ होता है, उसको अगर वो डिजिटल माध्यम से अगर वो दवा को परचेज करता है और उनका सारा रिकॉर्ड रखता है, तो उसमें भी वो 50,000 का अतिरिक्त डिडक्शन ले सकते हैं। यानी मतलब मेरा ओवरऑल कहना यही है कि अगर आपका बेसिक 35,400 से कम है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहिए और अपना सेविंग के माध्यम से या अच्छा इनकम टैक्स कंसल्टेंट से बात करके कि क्या सेविंग करने से मेरा टैक्स नहीं आएगा, जो कि जेन्युइन हो, करके आप अपना टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स में जाते हैं और कोई कारण से 7,50,000 से ज़्यादा आपका टोटल इनकम हो जाता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने पर भी आप टैक्स से नहीं बच सकते हैं। जो टैक्स स्लैब में आप आएंगे वो टैक्स आपको देना ही होगा। अगर आपका इनकम 7,50,000 से ऊपर है तो मिनिमम जो आपका टैक्स बनेगा न्यू टैक्स में वो बनेगा 0 से 3 15,000 5% है, 3 से 6 10% है, यानी 30,000, 30 और 15 45,000, और बाकी जो आपका 7 लाख हुआ 1 लाख हुआ उसका 15% यानी 60,000, यानी 7,50,000 तक आपका टैक्स 7 लाख बनेगा। और अगर यही आपका टैक्स अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहेंगे और आपका 80C में NPS इंक्लूड करके अगर आपका 2 लाख का सेविंग है और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो आपको इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं सभी साथियों को यही बोलता हूँ कि अगर आपका बेसिक कम है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अपना ऑप्शन को अभी चूज कीजिए, और जिनका बेसिक 35,400 से ज़्यादा है वो ये न्यू टैक्स में जा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि अगर 5 साल के अंदर उसको होम लोन लेना है तो होम लोन का बेनिफिट न्यू टैक्स में नहीं है, इसलिए वो 2-3 साल टैक्स ज़्यादा दे दे और जब होम लोन ले तो होम लोन का बेनिफिट ले। एजुकेशन लोन ले, अगर बच्चा पढ़ने लायक हो गया या फिर हायर क्वालिफिकेशन में पढ़ रहा है तो उसके ऊपर आप एजुकेशन टैक्स का लोन ले सकते हैं। उसके ऊपर भी हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट का प्रावधान है। अब अभी चूँकि जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दौर चल रहा है, अगर आप एक मतलब EV खरीदते हैं तो उसका भी डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में दिया हुआ है, जो कि पहले कार लोन का डिडक्शन हमारा इनकम टैक्स ITR में नहीं था।
लेकिन अभी अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अगर आप कार लोन लेते हैं और वो आपका ईवी है तो आप उसके ऊपर भी छूट का क्लेम कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी छूट है जो कि ऑल टैक्स रिजीम में दिया जाता है, लेकिन मैं बेसिक 3 ही चीज़ का डिस्कशन किया, होम लोन, एजुकेशन लोन और कार लोन। तो यही तीन तरह का सेविंग लमसम हम हर एक फैमिली को करना पड़ता है। कभी न कभी ये 3 लोन हम लोग को लेना ही पड़ता है। और अभी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कौन सा फॉर्म को चूज करना है समझ गए होंगे। और अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का उत्तर 24 घंटा के अंदर में मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद।